हाय गाइस, मैं अवधेश सर आप लोगों को आज टेंस पढ़ाऊँगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। अब एक एक टेंस के चार भेद होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर इसको हम प्रेजेंट के साथ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर पास्ट के साथ इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर के साथ जोड़ देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से हम बढ़िया से इसको याद कर सकते हैं। अब बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वर्तमान अनिश्चित काल। इस टेंस का पहचान है कि जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य का मतलब होता है जिस वाक्य में कर्ता पहले आए, उसके बाद क्रिया आए, उसके बाद कर्म आए, उसके बाद अन्य चीज़ें आए, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें न प्रश्न पूछा जाता है और न ही नकारात्मक होता है। अब इसका रूल देखेंगे। अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कर्ता सिंगुलर नंबर है यानी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो पहले सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट आएगा, उसमें एस या आई एस जुटेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बात समझ में आ गया। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि वर्ब के साथ किसके साथ यस जोड़ते हैं और किसके साथ एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम घर जाता है, इसमें राम एक वचन है तो राम सब्जेक्ट है तो पहले राम लिखेंगे, उसके बाद वर्ब जाना है तो गो लिखेंगे। चूँकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए एस इसमें जुट गया तो राम गोज होम। गो और होम के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है इसलिए यहाँ पर टू नहीं लगा है। तुम बाजार जाते हो, इसमें तुम कर्ता बहुवचन है इसलिए यू होगा, यू गो टू मार्केट। इसमें यस या यस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि कर्ता यू क्या है? बहुवचन है। लड़के खेलते हैं, बॉयज़ प्ले। यह बच्चों की आदत प्रकट कर रहा है इसलिए बॉयज़ के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। जिस वाक्य में आदत प्रकट होता है उस वाक्य में सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यह बात आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए और समझ लीजिए। हम प्रतिदिन खेलते हैं तो इसमें भी आदत प्रकट है क्योंकि टहलना प्रत्येक दिन हो रहा है, इसमें हैबिट का पता चल रहा है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट हम है इसको वी कहेंगे, वी वॉक डेली। चूँकि वी बहुवचन है इसलिए इसमें वॉक में यस या यस नहीं लगा है। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब ये होता है कि जिस वाक्य में नहीं या न शब्द आता हो। इसकी बनावट है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता बहुवचन रहेगा तो डू नॉट लगेगा, एक वचन रहेगा तो डज नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। इस वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखिए,
वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट फूड। ही सिंगुलर नंबर है इसलिए डज नॉट हो गया है। वर्ब ईट है, फूड ऑब्जेक्ट है। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे बहुवचन है तो दे हो जाएगा, बहुवचन की वजह से यहाँ दे डू नॉट हो जाएगा। वर्ब प्ले है, प्ले हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, यू बहुवचन है, यू डू नॉट हो गया। आज्ञा मानना ओबे होता है, योर पेरेंट्स अपने माता पिता की। आगे की वीडियो में हम और बताएंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ अपना के लिए कौन सी अंग्रेजी लगती है, किस सब्जेक्ट के साथ अपना के लिए कौन सी अंग्रेजी लगती है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से अगला वीडियो मेरा आपको मिल जाए। अब यहाँ मैं एक थोड़ा सा अलग सा नियम बता रहा हूँ। अगर वाक्य में कभी नहीं है यानी जब नेवर का प्रयोग होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब में यस या यस नहीं जुटेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है तो वर्ब में यस या यस जुटेगा उसका। ठीक, अब आगे अगर सब्जेक्ट ऑलवेज का अगर प्रयोग करना है, जिसमें हमेशा आता है हिंदी वाक्य में, जब ऑलवेज का हम प्रयोग करते हैं तो फिर उसका नियम ये है कि सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुट जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स ए लाई। ही सिंगुलर नंबर है इसलिए टेल में यस लग गया है, एक वचन हो गया है। मैं कभी गाली नहीं देता हूँ, आई नेवर एब्यूज। यहाँ आई बहुवचन के रूप में आया है इसलिए एब्यूज में यस नहीं जुटा है। ठीक, यानी नेवर जो है कर्ता एक वचन रहेगा तो भी उसी तरह से लगेगा और कर्ता बहुवचन रहेगा तो भी उसी तरह से लगेगा। क्यों? क्योंकि यह एडवर्ब है। नेवर क्या है? एडवर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से यह एडवर्ब है। मैं हमेशा अपने बड़ों का आदर करता हूँ, ये तो साधारण वाक्य है, लेकिन ऑलवेज का प्रयोग मैंने आपको आगे बताया है इसलिए बता दे रहा हूँ। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। यहाँ ऑलवेज जो है एडवर्ब है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसको क्या समझना है? अभी हमको समझना है कि इंट्रोगेटिव कितने तरह का होता है। इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। पहला डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, या उसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या नहीं में यानी यस या नो में दे लेते हैं उसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव क्या है? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, उसको हम WH टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिस प्रश्न का उत्तर हमें यस या नो में नहीं मिल पाता है उसको हम WH टाइप कहते हैं। क्यों कहते हैं WH टाइप? क्योंकि सारे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो WH से शुरू होते हैं, हाउ को छोड़कर। अब इसका ट्रिक देखिए। अगर हिंदी वाक्य से पहले क्या शब्द आता है, अगर हिंदी वाक्य से पहले क्या शब्द आता है तो हम डू या डज पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज पहले लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू पहले लगेगा। और दूसरा क्या नियम है? जब हिंदी वाक्य के बीच में कब, कौन, कहाँ, कैसे बीच में आता है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं यानी WH के रूप में लिखते हैं, प्लस डू या डज
सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज लगेगा, सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या बढ़ई सुंदर मेज बनाता है। वाक्य के पहले क्या लगा है, इसलिए हम सहायक क्रिया पहले लगाएंगे। बढ़ई एक वचन है इसलिए डज हम पहले लगा दिए हैं। डज द कारपेंटर मेक ए ब्यूटीफुल टेबल। मेक यहाँ वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, टेबल नाउन है। क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। क्या तुम अपना पाठ याद करते हो, तो तुम बहुवचन है इसलिए डू पहले लग जाएगा। डू यू लर्न योर लेसन। यहाँ यू के साथ अपना के लिए योर का प्रयोग किया गया है। ये क्या है, प्रोनाउन है। योर क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो बनाएंगे इसमें सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। वह कहाँ रहता है, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कहाँ बीच में आया है, इसलिए उसकी अंग्रेजी पहले हम लिखेंगे वेयर। वह सिंगुलर है इसलिए सहायक क्रिया डज लगाएंगे, तो वेयर डज ही लिव। बच्चे मैदान में कब खेलते हैं। बच्चे मैदान में कब खेलते हैं, तो यहाँ कब प्रश्नवाचक शब्द है इसलिए सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन। बच्चे बहुवचन है तो इसलिए सहायक क्रिया डू लग जाएगा। व्हेन डू द चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड। व्हेन डू द चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, मैं सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। थैंक यू।